of discourse are given below. Please make sure whenever you are going to perform discourse analysis, you don't mean what people say, rather you mean what people mean by this conversation, by this text, by this speech. So you have to point out what people say, not what people mean rather than what people say. हमने क्या फाइंड करना है कि लोगों का मतलब क्या है इस टॉक से. हमने ये नहीं लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. व्हाट मीनिंग दैट टेक्स्ट, अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, अ स्पीच, अ कन्वर्सेशन, अ डिस्कोर्स इज गिविंग अस. सो नैरेटिव पहला है, दूसरा एक्सपोजिशन है. एक्सपोजिशन, एक्सपोज जिसे कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब आप कैसे करते हैं? आप 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है. वो सेंस ऑफ टच, स्मेल और जो आपकी जो हाँ जी टच, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग. तो ये फाइव जो सेंसेस हैं इसको इस्तेमाल करके जो आप लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं चीज़ को, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव. आपने अगर जॉन कीट्स को पढ़ा हो तो वो 5 सेंसेस का बहुत इस्तेमाल करता है. उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है. अगर आपने डिटेल सुनना है इसके बारे में तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा. आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट के साथ बात. कभी आपने वकील को, एडवोकेट्स को देखा हो बड़ी आर्गुमेंट के साथ बात करते हैं, हाँ जी ये आर्गुमेंट है बोला है. तो आर्गुमेंटेटिव कितना है हमारा डिस्कोर्स? प्रोसेस, किस तरह उसको हमने प्रोसेस किया. एग्जाम्पलीफिकेशन, एग्जाम्पल दे के वाजे करना. कॉज एंड इफेक्ट, यानी हर चीज़ जो होती है वो क्या, उसका एक कॉज होता है, फिर उसके बाद इफेक्ट उसका आता है. जितने भी फिलासफर है वो किसके ऊपर, वो बेस किस पे करती है? वो कहते हैं कि हर चीज़ जो होती है कॉज और इफेक्ट पे चल रही है. मीन टू इवन कि इस वर्ड को भी, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म को आप पढ़ें, प्लेटो का मानना था कि हर इंसान जो है, प्लेटो और अरिस्टोटल का मानना था कि हर इंसान जो है वो एक सेंस के साथ पैदा होता है. मिसाल के तौर पर एक टीचर का सेंस है कि वो पढ़ाना जानता है. अगर वो पढ़ाना नहीं जानता तो ही इज़ नॉट टीचर. एक चाकू जो है, चाहे उसके साथ वुडन हैंडल लगा हो या उसके साथ कोई लोहे का आयरन लगा हो, जो अगर वो काटता नहीं है तो इट इज़ नॉट यानी वो चाकू नहीं है, ठीक है. वो काटने का काम नहीं कर रहा तो दैट इज़ नॉट अ गुड काइंड अ टूल. तो हर बंदा जो है वो कहता है जी किसी न किसी एसेंस के साथ पैदा होता है, ठीक है. उसको उन्होंने नाम दिया था एसेंशियलिज्म का. लेकिन जेन पॉल सर्टर 19th सेंचुरी राउंड अबाउट एक फिलासफर आया, उसने कहा नो, मैन इज नॉट बोर्न विद एसेंस, rather we are bewildered and we are confused in this bewildered world to find out our essence. हम यहाँ पे अपना सेंस जो है वो खुद फाइंड आउट करते हैं. वी आर नॉट बोर्न विद इट, rather we have to find out where is our essence. हम वहाँ पे खुद फाइंड करते हैं. वो मिसाल देता है, कहता है कि यहाँ पे जितने भी मीनिंग्स लोगों ने किसी चीज़ को दिए हुए हैं, ऑल मीनिंग्स आर गिवन बाय सोसाइटी. किसी के चर्च ने दिए, किसी के मौलवी ने दे दिए, किसी के स्कॉलर्स ने दे दिए, किसी के स्कूल ऑफ थॉट ने दे दिया, किसी की सराउंडिंग ने दे दिया, किसी कम्युनिटी ने. ऑल मीनिंग्स आर सोसाइटी बाउंड्स, सोसाइटी गिवन बाय सोसाइटी. तो ये किसने कहा था? जेन पॉल सर्टर. अगर आप उसको स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं. उसने किसका कंसेप्ट दिया था? पहले एसेंशियलिज्म था, तो बड़ी देर तक वो फिलासफी फॉलो होती रही. बट at 19 round about 19th century, Jane Paul Sartre, he rejected that we are not born with a sense, rather we have to figure out our sense. And he has given this philosophy name. The name of this philosophy is existentialism. You can write it down if you wish. These उसका जेन पॉल सर्टर. नाम थोड़े से मुश्किल हैं तो मैं लिख के भेज दूंगा. मैं लिख देता हूँ जेन पॉल. हाँ जी इसने पेश किया था, मैं लिख के भेज देता हूँ. जेन पॉल सर्टर, जेन पॉल सर्टर इसको कहते हैं. तो आप इसको ज़रा नोट कर लें, मैं भी भेज देता हूँ. तो इसको, इन चीज़ों को ना नोट कर लिया करें. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बड़ी काम की होती हैं, स्पेशली इन टीचिंग फील्ड. ये मैंने आपको सर, ये मुश्किल है ना, मुझे पता है.
क्रिटिक है, फिलासफर है, लिटरेरी क्रिटिक है। ये मैं अभी आपको समझ, देखिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और आपको चीज़ें भी सेंड कर रहा हूँ, थोड़ी सी ना आप इसके बारे में नॉलेज हासिल कर। मैं सारा कुछ चीज़ बस कोशिश करते रहते हैं, खुद ही सीखने की कोशिश करते रहते हैं। वी नो हाँ, ये हमारा जो इलाका है ना, इट इज़ वेरी डेवलप्ड स्पेशली। ये मैंने आपको, हाँ जी, जेन पॉल चार्ल्स सर्टर, ठीक है, आप इसको सिंपली कह रहे हैं जेन पॉल सर्ट्रे। ही हैज़ गिवन, ही ये लिटरेरी फिलासफर है, लिटरेरी क्रिटिक है, फिलासफर है, ठीक है, ये फ्रेंच है। और हाँ जी, ये 1905 में पैदा हुए हैं और 1980 में इसकी डेथ, हाँ जी, और 1980 में इसकी डेथ हुई है। फ्रेंच फिलासफर है, प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, स्क्रीन राइटर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बायोग्राफर है एंड लिटरेरी क्रिटिक है। ही वॉज वन ऑफ द की फिगर इन द फिलासफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड phenomenology and one of the leading figure in the 20th century French philosophy and Marxism. So he was the follower of Marxism. He said that the meanings are given by society. We are having meaning from society, and why we are having that, we know this or that. He said that we are confused. We are confused and we are bound to find our meaning. So this is what known as existentialism. We have to find out our essence ourselves. हमने खुद फाइंड करना है कि हमारा एसेंस क्या है, हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। सो वी फाइंड, वो फिर मिसालें देता है कि एक बंदा है, उसकी माँ जो बीमार है और उधर उसके मुल्क के ऊपर हमला हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे कहता है कि मज़हब भी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेल हो जाती हैं कि वो कहाँ जाए। उसका कॉन्शियस ये कहता है कि माँ की खिदमत करे, अब उसका जो उसकी नेशनलिज्म है वो कहती है कि कंट्री के लिए शहीद हो जाए। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल ही डू? सो ही हैज़ टू फिगर आउट हिमसेल्फ। तो उसने अपने खुद ही, यानी अपने आप फिर उसने क्या करना है, फिगर आउट करना है कि व्हाट ही हैज़ टू डू। तो वो बहुत सारी मिसालें देता है, कहता है जी ये मिसालें, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी सोसाइटी की सोसाइटी बाउंड्स हैं। हम बहुत सारा इल्म जो है सोसाइटी से कॉन्कोक्टिव है और जिससे हम सीखते हैं उन्होंने भी आगे से सीखा होता है, किसी और को फॉलो कर रहे होते हैं। तो दैट इट इज़ आल्सो यूज इन लैंग्वेज एज वेल। ये लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको सेंड की है पीस ऑफ टेक्स्ट, आपने इसको गौर से पढ़ना है। ये एक पूरी एफर्ट है और मैंने ये आपके लिए ही की थी। मैंने आपके लिए एक आर्टिकल पढ़ा और मैंने आपको सेंड किया कि आपको ये कोई नई चीज़ दूँ। नरेटिव, एक्सपोजिशन, हाँ जी, नो वो समरी तो मैंने लिख दी है, मैंने बल्कि आपको उसके अंदर से निकाल के दे दी है। मैं इसको आपको अब इस तरह के आर्टिकल्स दिया करूँगा, ठीक है। आपको मिसाल के तौर पर कल आपके पास 2 दिन है, आपके पास सैटरडे भी है, आपके पास संडे भी है। मैं आपको PDF में कुछ मटेरियल सेंड करूँगा, आपने उसको रीड आउट करना है। रीड आउट करके उसकी जो मेन चीज़ें होंगी वो आपने मेरे साथ फिर डिस्कस करनी है कि सर मैंने ये पढ़ा है और मुझे ये समझ आया। तो ये आपका होमवर्क होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम बेनिफिट लें, आपको फ़ायदा हो और आप वहाँ जाएं तो एक अच्छी, यानी ये महीना या 2 महीना मुझसे पढ़ें तो आपके पास एक अच्छी, यू शुड बी इक्विप्ड विद न्यू नॉलेज। यू शुड शो डिफरेंस टू योर कॉलेज फेलोज। आपके जो कॉलेज फेलो हैं, वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट हैं, आप उनको एक नए नॉलेज के साथ जाएं तो इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग गुड नॉलेज। आगे जी प्रोसेस है, एग्जाम्पलीफिकेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे नैरेटिव, व्हाट इज नैरेटिव? नैरेटिव को लिख लें। नैरेटिव का मतलब होता है, ये नैरेटिव राइटिंग मोस्टली इस्तेमाल होती है अगर आपने एपिक को सुना हो। अब पुराने वक्तों में यूँ होता था कि किताबें नहीं होती थी, लोगों ने क्या करना, छकड़े पे बैठना या किसी बग्गी पे बैठना, तो वो सफ़र करते थे दूर का। तो वो ना साथ जो लोग होते थे वो कहते यार तुम मुझे टेल सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, नरेट करो, कोई तुम्हें आती है तो वो मुझे नरेट करके बताओ। नरेट मीन कि स्टोरी सुनाना, नरेट करना। जैसे होमर जो है, होमर एक बहुत पुराना राइटर था ग्रीक, तो वो कहते पहाड़ी पे बैठ जाता, अंधा था, और वो बातें सुनाता जाता, टेल सुनाता जाता, लोग सेव करते जाते, और आज तक उसकी जो इलियाड है, ओडिसी है, जो आज भी मशहूर है। होमर, वर्जिल जो है वो इस तरह के पोइट थे, वो एपिक पोइट थे, एपिक लिखते थे। तो एपिक होती है लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स अराउंड अबाउट 10 to 12 14 बुक्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। अगर पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो एन एपिक।
ये भी लंबी पोएम होती है, आप स्टोरी लंबी सुनाते हैं, फोक टेल्स जैसे होती हैं. Narrative discourse means stories, folk tales, novels, drama, even narrative long poems such as epic. These include the short story, novels and stage play. यानी stage play ये भी narrative हो सकता है. आप उसके बाद शॉर्ट स्टोरी भी नैरेटिव हो सकती हैं, आप उसको किसी को सुना सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपकी दादी अम्मा बताती होंगी, ये जंगल था, जंगल में एक शहज़ादा आता था, ठीक है जी, वो शहज़ादा आता था और फिर उसके बाद वो बड़ा खूबसूरत शहज़ादा था, तो कोई शहज़ादी उसका वेट करती थी. या बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की, हमारे आबा अजदाद जो हैं बड़े जो हैं हमें स्टोरी सुनाते थे, वो स्टोरी उन्होंने खुद ही बनाई होती है, यानी वो फोक टेल्स होती हैं. वो टेल्स जो होती हैं वो उनकी अपनी होती हैं, और वो स्टोरी में उसे दीज आर नरेटेड बाय समवन, किसी ने उनको सुनाई, उन्होंने आगे सुनी, वो लिखा हुआ नहीं उन्होंने पढ़ा होता, बाद में सुनी होती हैं. सो दीज आर आल्सो, इट इज़ नोन एज नैरेटिव डिस्कोर्स, इसको कहते हैं नैरेटिव डिस्कोर्स. नैरेटिव राइटिंग टेल्स अ स्टोरी, यानी ये राइटिंग में भी हो सकती है, आप सुना भी सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव किसके थ्रू होता है? आप अपनी सेंसेस के थ्रू लिखते हैं. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ डिस्क्रिप्शन, ऑफन थ्रू यूजिंग द 5 सेंसेस, सो दैट द रीडर हैज़ अ फुलर आइडिया ऑफ व्हाट इज थिंग इज. यानी अगर आप जॉन कीट्स को पढ़ें तो वो कैसे टच और स्मेल और टेस्ट और हियरिंग और इस चीज़ को कैसे वो इंक्लूड करके कितना ज़बरदस्त वो बताता है, और हमें कैसे समझ आती है, और हर चीज़ जो है, और वो आम चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसे लगता है जिनको हम कभी, जैसे वो क्रिकेट के सॉन्ग हैं, ये जो हशरात होते हैं इनके सॉन्ग होते हैं, वो इनको भी डिस्कस करता है. तो हर कहता है कि उसे कहता है विंटर को कहता है, वाई आर यू वरीड विंटर, यू थिंक दैट स्प्रिंग हैज़ अ गुड सॉन्ग, यू हैव दाई सॉन्ग टू. तुम्हारे अपने सॉन्ग हैं. कहता है विंटर के अपने सॉन्ग होते हैं, मौसम सरमा के अपने सॉन्ग हैं, गर्मा के अपने सॉन्ग हैं. तो एक से बाहर के मौसम से दूसरे मौसम को परेशान नहीं होना चाहिए. यू हैव दाई सॉन्ग टू, तुम्हारे अपने सॉन्ग हैं. तो हर मौसम के कहता है अपने अपने सॉन्ग्स होते हैं, अपनी अपनी उसकी करेक्टरिस्टिक होती है. बड़ा ज़बरदस्त लिखा है जॉन कीट्स ने. आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स भी होता है. दिस कैटेगरी इंक्लूड डिस्कोर्स बेस्ड ऑन लॉजिक, ये लॉजिक बेस होता है, फिलासफी बेस होता है, एंड इंक्लूड स्पीच एंड पेपर्स. अगर आपने फिलासफर्स को स्टडी कर रखा है, आपने आइडियलिज्म को पढ़ा है, आपने रियलिज्म को पढ़ा है, आपने सिनिसिज्म को पढ़ा है, आपने एपिक्यूरियनिज्म को पढ़ा है, ठीक है, एपिक्यूरियन फिलासफी पढ़ी है, आपने फिर स्टोइसिज्म को पढ़ा है, या आपने जितने भी फिलासफर को पढ़ा है, तो दिस फिलासफी यू विल टॉक विद आर्गूमेंट्स. तो आप फिर आर्गूमेंट के साथ बात करेंगे, ठीक है. आर्गूमेंट, फिर यू नो दैट व्हाट इज डिडक्शन, व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज आर्गूमेंट्स, हाउ कैन आई गिव गुड आर्गूमेंट्स, सॉलिड आर्गूमेंट्स. और मैंने जैसे कल बताया था, स्पीच जो है, स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है. डिस्कोर्स एनालिसिस आने वाले इस वक्त में बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपकी स्पीच जो है, इट कैन हील ब्रेक समवन, इट कैन हील समवन, इट कैन ब्रेक समवन. आपका एक लफ्ज़ किसी का दिल तोड़ सकता है, किसी को बना सकता है, किसी को ज्वाइन कर सकता है, किसी को आप कंजक्ट कर सकती हैं अपने वर्ड्स के साथ, किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी का बना सकते हैं, किसी को ब्रेक कर सकते हैं, किसी को आप उसको डिस्करेज कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिस्कोर्स. हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म योर डिस्कोर्स. आप डिस्कोर्स कैसा किसी के सामने करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं इसी डिस्कोर्स से, और इसी से डिस्करेज कर सकते हैं. प्रोसेस डिस्कोर्स इंक्लूड अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. दिस इंक्लूड मैनुअल्स एंड रेसिपी. यानी प्रोसेस ये भी एक डिस्कोर्स है कि यू टेल समथिंग दैट इफ़ यू वांट टू डू एमए इंग्लिश, so you tell all the process. You have to study poetry, drama, novel, okay, then American literature, poetry, drama, novel, American literature. You have to study at least 5 subjects if you want to pass MA English. And if you want to do part second, then once again you will study modern poetry, modern drama, criticism, linguistic, and criticism, like that, something like that. So when you tell the process of something, it is also known as process discourse.
किसी चीज़ का आप जब फुल प्रोसेस बताते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आई वांट टू गेट एडमिशन इन योर कॉलेज, यू आर टीचिंग इन सेदू कॉलेज, सो आई वांट दैट यू शुड गाइड मी, तो आप मुझे कैसे गाइड करेंगी? आप मुझे गाइड करेंगी कि सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस लीजिए, प्रॉस्पेक्टस में एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिए, उसके बाद हमारे एडमिशन ऑफिस में जमा करवाइए, जमा करवाने के बाद वेट कीजिए, आपको टाइम मिलेगा, आप फिर पेपर देंगे, पेपर अगर पास कर लेते हैं कितनी परसेंटेज आएगी, फिर हम आपको एडजस्ट करेंगे, और आप एडजस्ट होते हैं तो किस दिन आप क्लास लेंगे, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, हमारा सिस्टम क्या है। इट इज़ ऑल नोन एज प्रोसेस डिस्कोर्स। राइट इट डाउन, साथ साथ लिख लें ताकि ये चीज़ें आपको भूले ना, ऐसे भूल जाती हैं। प्रोसेस डिस्कोर्स एक प्रोसेस, हाँ जी, सर्टन प्रोसेस टू गो थ्रू सर्टन प्रोसेस टू गाइड समवन, टू टेल ऑल द प्रोसीजर एंड प्रोसेस। जब हाँ यानी सर्टन प्रोसेस से, हाँ, टू गाइड समवन, कि आप किसी को पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं, रेसिपी का हो, किसी कॉलेज एडमिशन का हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो, कोई लेक्चर का प्रोसीजर हो, किसी आपके डिग्री का प्रोसीजर हो। सो दिस इज ऑल नो, इट इज़ ऑल नोन एज प्रोसेस। ये उसका प्रोसेस है ना, कि आपको इस प्रोसेस से गुजर कर ये चीज़ आपको मिलेगी, तो आप इसको कहेंगे प्रोसेस डिस्कोर्स। एग्जाम्प्लीफिकेशन, एग्जाम्प्लीफिकेशन भी एक बात का तरीका है ना, ये सारे बात जितने बातचीत के तरीके हैं ना, हम सारे देखें। एग्जाम्प्लीफिकेशन, बात लोग बड़ी एग्जाम्पल दे के बात करते हैं, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं यार, वो एग्जाम्पल देता है। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, ऐसे हुआ, फलां जगह पे ये हुआ। मिसाल के तौर पर हम किसी को कोरोना वायरस के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो कहे जी कोरोना वायरस कुछ नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम उससे फिर क्या कहेंगे, नहीं भाई कोरोना वायरस बड़ा ख़तरनाक है, जाके ज़रा मिसाल के तौर पर आप देखें ज़रा क्या हुआ इटली के अंदर, क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, क्या हुआ चाइना के अंदर, कितने लोगों को इसने। तो इट मीन दैट आई एम गिविंग यू सर्टन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट माई पॉइंट। Whenever I am giving you certain example in a way to illustrate my point, it is known as exemplification. Exemplification is the use of example to illustrate an idea, an opinions or generalization. एक opinion देना with example. So this is known as exemplification. ये भी लिख लें। अच्छा जी, cause and effect. Cause and effect. आपने एक बीज बो दिया, तो आपने एक बीज बोया, और आपने बीज बोया है गंदम का, क्या वहाँ पे एप्पल का दरख्त हो सकता है? क्योंकि आपने गंदम अगर बोई है तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? गंदम ही वो ग्रो होगी वहाँ पे। यानी जो आप करेंगे उसी का इफेक्ट होगा, उसे कहते हैं कॉज और इफेक्ट। जो भी इस दुनिया में है हो रहा है, वो कहते हैं जी कॉज और इफेक्ट पे चल रहा है। यानी सदियों पहले, यानी कहते हैं कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थ्योरी कहती है, ठीक है जी, बिग बैंग थ्योरी कहती है हज़ारों साल पहले यहाँ एक्सप्लोजन हुआ, सूरज, चांद, तारे ये सारे बिखर गए और ये अपने खुद ब खुद रोटेट करने लग गए। यानी साइंसदान कहते हैं कि इस दुनिया में ये सारा प्रोसीजर जो है वो कॉज इफेक्ट पे हुआ था। अगर होली कुरान को पढ़ें तो होली कुरान में लिखा है कि this earth and heaven that was joined together, and that was due to the order of Allah, we split it in two. हमने अपने अमर के साथ इसको ब्रेक कर दिया, और फिर ये अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। एंड नीदर नाइट नॉर डे कैन ओवरलैप ईच अदर। ना तो रात जो है वो दिन पे चढ़ सकती है, ना जो दिन है वो रात को ओवरलैप करता है। दे आर फ्लोटिंग एंड ऑल द प्लैनेट्स दे आर फ्लोटिंग इन देयर ऑर्बिट्स। इट्स रिटन इन होली कुरान। कॉज एंड इफेक्ट, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एसेज वेयर कॉज एंड इफेक्ट of the things are discussed, such as scientific journal। यानी बहुत आपने देखे होंगे साइंटिफिक जर्नल, वो साथ साथ कॉज बताते हैं, उसका इफेक्ट बताते हैं। बाज़ बात हम कुछ ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी हम कॉज एंड इफेक्ट जो है वो साथ साथ बता के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें आप जितना आपका बड़ा टॉपिक है, आप उससे रिलेटेड कॉज एंड इफेक्ट बताते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आगे जी डिस्कोर्स है, हाँ जी,
हाँ जी, ये ख़त्म हो गया, ये सारी हेडिंग्स हैं, बस उसमें समझाया हुआ है। डिस्कोर्स एनालिसिस आगे आगे फिर डिस्कोर्स एनालिसिस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस इज समटाइम डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। यानी अक्सर कहता है कि इसको डिफाइन किया जाता है कि डिस्कोर्स एनालिसिस है बियॉन्ड द सेंटेंस। अगर सेंटेंस से बियॉन्ड बात हो रही है तो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस, क्योंकि उससे पहले तो हम इंटोनेशन से भी देख लेते थे, उससे पहले हम स्ट्रेस से भी देख लेते थे, उससे पहले हम उसके फोनिक सिस्टम से भी उसको कर लेते थे एनालाइज, या हमारे पास और दीगर प्रोसीजर थे उससे हम उसको एनालाइज कर रहे थे। लेकिन चूंकि बात जो है वो बढ़ गई है, अब हमें कोई और न्यू टेक्निक्स जो है वो देखनी पड़ेगी कि इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, और उसके बाद उसके लेवल से हमें फिर एनालिसिस करना पड़ता है। फिर हम ग्राफोलॉजिकल लेवल देखते हैं, फोनोलॉजिकल लेवल देखते हैं, ठीक है, सीमेंटिक लेवल देखते हैं, डिनोटेटिव देखते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग देखते हैं, पॉलिटिकल मीनिंग देखते हैं, सोशल मीनिंग देखते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं, हिस्टोरिकल मीनिंग देखते हैं, सिचुएशनल मीनिंग देखते हैं। ये सारी ये बड़ी बड़ी वसी हैं ये टर्म्स। हम फिर उस लेवल पे चले जाते हैं ताकि ये फाइंड करें व्हाट पीपल मीन रादर देन व्हाट पीपल से। वी हैव टू आवर ड्यूटी, जिसने कहना था, जिसने बोलना था, जिसने लिखना था, उसने तो लिख दिया, बट नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट ही एग्जैक्टली मीन। हमारी ड्यूटी ये है बीइंग अ लिंग्विस्ट टू फाइंड व्हाट ही मीन, और जैसे वो क्या उसने कहा है हमने एज इट इज़ उसको डिस्क्राइब कर देना उसकी लिखी हुई स्पीच के ऊपर। ये एक लिंग्विस्ट का एक काम होता है। ये काम नहीं है कि वो उसने अच्छा बोला या बुरा, ये हमारी ड्यूटी नहीं। वी आर नॉट ओवर हेयर टू परफॉर्म मोरालिटी और डायडेक्टिक वर्क, रादर वी आर नॉट हेयर टू टीच, वी आर हेयर टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज। लिंग्विस्ट की ड्यूटी होती है कि वो डिस्क्राइब करता लैंग्वेज साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली, टू द पॉइंट, बेस्ड ऑन डाटा के फैक्ट के ऊपर। साइंटिफिक भी कहते हैं ना लिंग्विस्टिक। हाउ मैनी मीनिंग्स लैंग्वेज हैव। लैंग्वेजेस हैव टू टाइप ऑफ मीनिंग। एक होता है किसी लैंग्वेज का सरफेस मीनिंग और एक होता है डीप मीनिंग। अब मैं आपसे गुस्से में कोई बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने डिस्कशन की, आपने कोई मुझसे पूछा, या मेरा बाज़ का टीचर जो होता है वो बिज़ी होता है, या टीचर को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो गुस्से से आपसे कुछ कहे, आपने सिर्फ मेरा जो है वो मतलब ले लिया सरफेस, लेकिन डीप मीनिंग नहीं लिया कि सर मुझसे गुस्से हो गए। लेकिन आप अगर उसका डीप मीनिंग लें तो हो सकता है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई तुम खुद थोड़ा सा ट्राई किया करो, पढ़ा करो, ट्राई योर सेल्फ, फाइंड समथिंग मोर, डू एफर्ट। मेरे पढ़ाने से ही तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें खुद भी एफर्ट करनी होगी, थोड़ा सा मिल के चलना पड़ेगा। तो डीप मीनिंग किसी चीज़ का और होता है, सरफेस मीनिंग कुछ और होता है। ये भी मीनिंग हम देखते हैं। हो मैनी मीनिंग तो कहता है जी एक सरफेस मीनिंग होता है, एक डीप मीनिंग होता है। इसके ऊपर नॉम चॉम्स्की ने भी वर्क किया। सरफेस मीनिंग क्या है जी? व्हाट इज सेट। सरफेस मीनिंग क्या है, लिख लें। जो मैंने कहा आपने जो समझ लिया, वो जो मैंने कह दिया वो तो उसका सरफेस मीनिंग है, ठीक है जी। लेकिन जो मैं नहीं कह सका, बातें करते करते हम कुछ एनालिस्ट होते हैं जो लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं, वो उससे वो भी निकाल देते हैं जो अनसेड होता है। डीप मीनिंग भी उसके टॉक से निकालते हैं, उसको कहते हैं व्हाट इज अनसेट। वो जो नहीं कह सका लेकिन वो इम्प्लाई कर रहा हो, वो शो कर रहा हो, व्हाट इज अनसेट, ठीक है जी। डीप मीनिंग होता है व्हाट इज अनसेट, जो उसने नहीं किया कहा लेकिन आपने फाइंड आउट करना है, उससे कहते हैं कि डीप मीनिंग। आपसे कोई आपका वालिद जो है वो गुस्से से बात कर रहा है, तो आपने जैसे उसका सरफेस मीनिंग ले लिया, मुझसे नाराज हुआ तो आप बोले नहीं उससे, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो वो कहना चाह रहा था वो कोई बात और थी। व्हाट वाज ही सेइंग, ही वाज गुड। मैंने उसका डीप मीनिंग लिया नहीं, तो डीप मीनिंग जो वो नहीं कहता वो आपने खुद निकालना होता है, उसको कहते हैं डीप मीनिंग। एग्जाम्पल्स आर हेयर। ब्लैक इज माई फेवरेट कलर।
अब एक बंदा आपसे कहता है कि ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, क्यों भाई उसका फेवरेट कलर है? अब इसके पीछे कोई डीप मीनिंग हो सकता है। डीप मीनिंग मे बी इट इज़ related that she loves black color because it is related to her choice. She loves because somebody praised her. She loves because it is a token of religious symbol. She loves because that is born especially in special kind of religious ceremonies. तो किसी वो उसके डीप मीनिंग है। अब टीचर इज गोइंग स्कूल बट सडनली car punctured and call her student. तो इसके पीछे भी डीप मीनिंग है कि द टीचर इज गोइंग टू स्कूल बट सडनली कार पंक्चर्ड कॉल हर स्टूडेंट। वो अपने स्टूडेंट को बुलाती है और फिर उसके बाद स्टूडेंट अल्टीमेटली उसको फैसिलिटेट करता है। तो देयर इज आल्सो डीप मीनिंग। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। अच्छा, ये एक ज़ेलिग हैरिस है, इसने कॉइंड किया था वर्ड, लिख लें, डिस्कोर्स एनालिसिस का। ज़ेलिग हैरिस के स्पेलिंग है ZELLIG, ज़ेलिग हैरिस, HARRIS, ज़ेलिग हैरिस। हाँ जी, मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ और थोड़ा सा इसका डाटा मैं आपको और भी सेंड करूँगा बाद में लेक्चर। A first modern linguist who commented the study of relation of sentences and coined the new discourse analysis. मैं आपको आर्टिकल ना इसके ऊपर ही सेंड करूँगा डिस्कोर्स एनालिसिस का, तो आपने वो, आपके पास टाइम होगा, आपने इसको स्टडी करना है। स्टडी करके जैसे मैंने आपको ये समरी लिख के भेजी है, आपने इस तरह की समरी, फिर वो मुझे आर्टिकल भी वापस सेंड करना है। आर्टिकल तो मेरे पास होगा ही, मैं खुद देख लूँगा, मैं भी देखूँगा। आपने उसकी समरी जो है ना मुझे लिख के भेजनी है। आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, समरी लिखिएगा। आपने समरी कितने वर्ड्स की हो? ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। यानी अगर लेट्स सपोज वो 50 पेजेस का भी है, 60 पेजेस का भी है, अब यहाँ पे आपकी स्किल जो है, आपकी स्किल यूज़ होगी कि आप कैसे 60 पेजेस के एक आर्टिकल को 200 वर्ड में लिख सकती हैं। ये आपकी स्किल है कि आप उसको कैसे प्रिसाइज करते हैं। The first modern linguist who commented the study of relations of sentences and coined का मतलब होता है बनाना, the name discourse analysis, which afterward denoted a branch of applied linguistics. अच्छा, आपके सामने वर्ड आया होगा, एक तो होता है लिंग्विस्टिक, एक होता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जो नॉलेज आपने हासिल किया है लिंग्विस्टिक का, जब आप उसे प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई करते हो, उसे कहते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक। आपने सेकंड लैंग्वेज का नॉलेज हासिल किया जी, सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो एक्विजिशन होती है, वो लर्निंग और होती है, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और होती है। इसके लिए ये स्किल चाहिए, इसके लिए ये सॉन्ग चाहिए, इसके लिए। अब जब आप प्रैक्टिकली जाके स्टूडेंट को टीच करते हैं क्लास के अंदर, वो क्या हो जाएगा? उसका अप्लाइड लिंग्विस्टिक। क्या हो जाएगा? अप्लाइड लिंग्विस्टिक। जो नॉलेज आपने लिंग्विस्टिक का हासिल कर रखा है, जब आप फील्ड में, एक्चुअल फील्ड में प्रैक्टिकली, एम्पेरिकली आप कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस नॉलेज विल बी नोन एज अप्लाइड लिंग्विस्टिक। इसको अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहते हैं। और फिर ज़ेलिग हैरिस जो है, इसने ही कंसेप्ट दिया डिस्कोर्स एनालिसिस का। इसी ने कॉइंड द नेम डिस्कोर्स एनालिसिस व्हिच आफ्टरवर्ड डिनोटेड द ब्रांच ऑफ द अप्लाइड लिंग्विस्टिक। और आज कल इसको क्या कहा जाता है? अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहा जाता है। वह ज़ेलिग हैरिस का नाम याद रखिएगा, वो पूछ लेता है। A significant contribution to the evolutions of the discourse analysis. इसको बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है इसका, ज़ेलिग हैरिस। इस पे भी असाइनमेंट हम देखेंगे इन फ्यूचर। इंटरप्रिटेटिंग डिस्कोर्स। अब जैसे नाम है, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए इंटरप्रिटेटिव डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि इंटरप्रेट करना। एक होती है, देखें, एक होती है प्रोडक्शन, एक होती है रिप्रोडक्शन। लिख लें दोनों वर्ड। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आपने वो ज़रूर सुनना मेरा। मैं इस प्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, मैं अभी आपको उसका लिंक सेंड करता हूँ। साथ साथ ये होता है ना, चीज़ें फिर याद रहती हैं।
ऐसे भूल जाता है इंसान। बस आपने क्लिक करना है, आप मेरा लेक्चर सुनेंगी इसी के ऊपर। स्टडी क्या है, मैंने उसमें डिफ़ाइन किया है कि स्टडी क्या है, बड़ी सिंपल वर्ड में साथ साथ लिख लेना पॉइंट इसमें। वेरी सिंपल यहाँ पे, व्हाट इज स्टडी, राइटिंग फॉर द गो, वेटिंग फॉर द गो। आपने मेरा चैनल देखा है? वही तो चैनल है, वही चैनल है। अच्छा अच्छा, शेयर भी करती हैं? शेयर भी कर दिया कर, लाइक करना चाहिए। जहाँ से बंदा फ़ायदा ले ना, तो उसका भी फ़ायदा कर सोचना चाहिए। दुनिया में दो तरह के, कहते तीन तरह के लोग होते हैं। एक दिन मैं सुन रहा था कहीं किसी की स्पीच, उसने कहा कि एक बंदा ऐसा होता है कि वो जिससे फ़ायदा लेता है ना, तो वो उसे थोड़ा सा एक दरख्त के नीचे बैठा तो वो उसे थोड़ा सा पानी दे गया, उसे ठीक कर गया कि यार मुझे उसने साया दिया है, फ़ायदा लिया है सस्ता कि मैंने रेस्ट किया है, चल यार इसका भी फ़ायदा हो जाए। दूसरा बंदा ये होता है कि वो फ़ायदा लेता है चीज़ से, और जो चीज़ वो नीचे अगर बैठा है साए के नीचे दरख्त से, तो वो अपनी चादर जो है वो झाड़ता है और कहता है ठीक है यार मैंने इससे फ़ायदा लिया। वो ना उसका नुकसान करता है ना फ़ायदा करता है। तीसरा बंदा ये ऐसा होता है कि वो फ़ायदा भी लेता है चीज़ से, तो फिर उसे काटना शुरू कर देता है, वो उसको नुकसान करता है। तो वी शुड बी लाइक दैट। अगर हम किसी चीज़ से किसी से भी फ़ायदा लें तो उसका भी फ़ायदा कोशिश करनी चाहिए। ये इंसानियत का तकाजा है कि बंदा थोड़ा सा उसका भी फ़ायदा कर दे, उसी को शेयर कर दे, उसे प्रमोट कर दे, उसके बारे में कोई अच्छे वर्ड्स कह दे, तो दैट इज़ आल्सो अ गुडनेस आई थिंक ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कन्वर्सेशंस ऑन द फार्म्स एंड स्ट्रक्चर, conversation on the farms and structure. Written text in English which appears to break rules of English language. अच्छा, written text में ना बाज़ औक़ात हमारे जो पोएट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिविएशन करते हैं। उनके पास होता है पोएटिक लेसन्स, वो ग्रामर से हट के लिख लेते हैं, ग्रामर को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे विलियम ब्लेक है, विलियम ब्लेक जो है उसने टाइगर के स्पेलिंग जो है वो कैसे लिखे हैं, TY से उसने शुरू किया है। फिर उसके बाद बहुत सारे वो स्पेलिंग जो है वो डिविएशन करता है, क्योंकि पोइट जो होता है ही इज़ एंजॉइंग द पोइटिक लेसन्स एंड ही कैन राइट, ही कैन ब्रेक, इवन ही कैन टू क्रिएट रिदम इन पोइट्री, ही कैन इवन ब्रेक रूल्स। वो रूल, ग्रामर के रूल भी तोड़ देते हैं, उसको कहते हैं डिविएशन। डिफरेंट हाँ, डिविएशन कहता है, deviation from the grammatical rules, it is known as deviations. Different people interpret with different methods. Whatever appear to us should be interpreted as it is said. जो हमारे सामने कहा जाता है उसको हमने इंटरप्रेट करना है जैसे उसने कहा है, उसके लिहाज से, और यही एक लिंग्विस्ट का काम है। कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड नॉलेज, जब हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे मीनिंग्स पहले तो तलाश करने पड़ते हैं, कि पहले तो नॉलेज हो तो फिर ही कोई इंटरप्रेट करेगा। एक होती है, मैंने जैसे भूल गया, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया, उसे सुन लीजिएगा। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपने जो लिखी हुई टेक्स्ट है उसको पैराफ्रेज कर रही हैं, आप अपना कोई काम नहीं कर रही, उसका काम ही कर रही है ना। आपने जो उसको क्या किया कि किसी ने मेहनत की, उसने 200 या 250 पेजेस का थीसिस लिखा, आपने उसे उठा के रीफ्रेज कर दिया, तो इसमें आपकी एफर्ट तो इतनी है ना कि आपने रीफ्रेज किया। जिसने खुद लिखा है, जिसने नॉलेज इतना इस्तेमाल किया, उसने कितने आर्टिकल पढ़े होंगे, हो सकता है उसे 200 पढ़ना पड़ा हो सकता है उसने 500 या 600 आर्टिकल पढ़ा हो, और फिर इतनी मेहनत करने के बाद किताबें भी उसने कोई 100 पढ़ी हो, फिर आपके लिए इतना बड़ा आर्टिकल आपने तो कुछ नहीं किया, आपने उसे लिखे हुए को रिप्रोड्यूस कर दिया। ऐसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। बट प्रोडक्शन इज़ वेरी difficult. Production meaning that you are writing by your research, and there is a difference between the search and research as well. एक लफ्ज़ होता है रिसर्च, एक होता है सर्च। सर्च मीन कि आप कोई इंटरनेट से कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक एक मेथड है। उसमें कोई चीज़ आप तलाश करते हैं, तलाश करने के बाद आप कोई नई चीज़ बनाते हैं खुद से। रिसर्च एंड सर्च आर बोथ डिफरेंट। सर्च मीन कि आपने कोई चीज़ तलाश की,
रिसर्च जो होती है, जो आपकी फाइंडिंग है, जो आपने अपनी तरफ से किसी टॉपिक के ऊपर दी है, दिस इज़ योर रिसर्च। रिसर्च इज़ क्वाइट साइंटिफिक। सर्च तो हम कहते हैं ना, मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च का क्या मुश्किल है, सर्च आप नेट पे जाएं, जो दिल करे सर्च कर लें। लेकिन रिसर्च ये है कि आपने क्या दिया है, वट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड in the form of knowledge, in the form of thesis, in the form of article, in the form of journal, in the form of book, in the form of motivational speaker. What are you giving and what your research is giving us, कि आपकी फाइंडिंग क्या है, this is known as research. Context and background gives clear interpretation. Context और background जो है वो हमें बहुत clear interpretation दे देता है। मिसाल के तौर पर नॉलेज इज पावर, हाउ नॉलेज इज पावर भी, नॉलेज पावर कैसे बनता है, हाउ नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर बिकॉज व्हेन यू गार्ड अ नॉलेज यू कैन persuade other, you can convince, you can use rhetoric, you can use rhetorical language, rhetorical speech, you can persuade, you can convince, you can talk, you can discourse well, you can talk in a way to attract attentions of other. So this is what knowledge is power. Context play important role in the discourse interpretation. और context जो है वो बड़ा अच्छा रोल जो है अदा करता है अगर आपने किसी इंटरप्रिटेशन करनी है। आप context को जानिए, कहाँ खड़े थे, क्या कर रहे थे, किस सिचुएशन में थे, क्या चल रहा था। So context, it is a contextual knowledge. Factor which pays attention when we receive message, paralinguistic features. Face to face interactions. एक होता है जी फेस टू फेस इंट्रैक्शंस, ये भी एक डिस्कोर्स है कि फेस टू फेस ही आप बातें कर रही हैं। क्वालिटी ऑफ वॉइस, रिटन मैसेज रिसीव रिलेशनशिप विद पार्टिसिपेंट इन सम हाउ डिस्कोर्स इज इम्पॉसिबल विदाउट कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट। किसी हद तक कहता है जी डिस्कोर्स जो है कॉन्टेक्स्ट के बगैर भी पॉसिबल नहीं होता। लें जी, ये आपकी असाइनमेंट जो है एंड हो गई है, तो आपने असाइनमेंट को अपने लफ्ज़ों में पढ़ना है। और अब हम इस पोजीशन में हैं समीना के हम चाहें तो डिस्कोर्स एनालिसिस की कोई भी असाइनमेंट जो है पढ़ सके। आप दूसरी असाइनमेंट खोल लीजिए, जो दूसरी है उसमें लिखा होगा लेवल ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले हाँ जी दूसरी असाइनमेंट, हाँ जी मैंने आपको दो असाइनमेंट, हाँ इस आल्सो डिस्कोर्स फेस टू फेस में भी बात बात ये होता है कि एक तो कभी कभी हम एक सेंटेंस में बात करते हैं, कभी कभी एक सेंटेंस से ज़्यादा भी तो बात होती है ना। कि मिसाल के तौर पर कोई किसी से ये कह देता है कि भाई आपका क्या ख्याल है इस फलाने टॉपिक के बारे में, फलाना टॉपिक है बताएं डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, वो आप बता रहे हैं, तो ये फेस टू फेस भी तो हो सकता है ना। आपने सेंटेंस से ज़्यादा बात करनी है, एक सेंटेंस में तो बात नहीं होती भाई। तो दीज आर इट इज़ अ फाउंडेशन, नो यू हैव फाउंडेड योरसेल्फ इन डिस्कोर्स एनालिसिस। आपने एक फाउंडेशन बना ली है, मैंने आपकी फाउंडेशन बना दी है। अब हम जो असाइनमेंट पढ़ा करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली ऐसे समझ आती रहेगी। ग्राफोलॉजी जल्दी से निकालिएगा। लेवल ऑफ, ये जो मैंने आपको सेंड की हुई है, ये जहाँ पे लिखा हो ना कंटेंट वर्ड एंड फंक्शन वर्ड, इसके नीचे है जो वाइट सी एक आई हुई है, वो खोलिए। नहीं चलें आप लिख लें, आप बाद में इसको देख लीजिए। ग्राफोलॉजी, व्हाट इज ग्राफोलॉजी? द आर्ट ऑफ राइटिंग, हाउ यू राइट विद कॉमा, फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड, स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, दिस इज योर ग्राफोलॉजी। आपका जो लिखने का फन है, जिसमें आप कॉमा यूज़ करते हो, जिसमें आप फॉर्म यूज़ करते हो, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये स्टॉप है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, दिस इज ऑल नोन एज ग्राफोलॉजी। प्लीज राइट इट, GRAPHOLOGY, ग्राफोलॉजी। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्राफोलॉजी, यू विल से द आर्ट ऑफ राइटिंग। आप कैसे लिखते हो? इट इज अ स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, for example as a way of learning more about somebody's character through his writing। कि आप किसी के करैक्टर के बारे में उसकी राइटिंग के थ्रू भी जानते हो कि उसका स्टाइल कैसा लिखने का।
वो कैसा लिखता है, वो कंट्रैक्शन यूज़ करता है, वो एलिप्सिस यूज़ करता है, वो मेटाफर यूज़ करता है, वो सिम्बली यूज़ करता है, वो ओनोमेटोपिक लैंग्वेज यूज़ करता है, वो एनाफोरा यूज़ करता है, वो कैटाफोरा यूज़ करता है, वो क्या यूज़ करता है, वो हाइपरबोली यूज़ करता है, कैसे यूज, हाउ ही इज यूजिंग पैराडॉक्सिस, हाइपरबोली, कॉन्ट्रैक्शंस, सिम्बली, मेटाफर्स, एलिप्सिस, सैनेक्डॉक, एक होता है सेनेक्डकी। सेनेक्डकी का मतलब ये होता है, लिख लें सेनेक्डकी, मैंने शायद इसको आपको भेजा भी हो, नहीं तो दोबारा फिर भेज देता हूँ इसके रिलेटेड। सेनेक्डकी का मतलब होता है कि आप एक चीज़ के बारे में लिखें जो होल को रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पे मैं चेयर से वुड जो है, पूरी जो यानी वुड है उस फर्नीचर को ज़ाहिर कर दूँ, पूरे फर्नीचर, यानी एक चीज़ या होल चीज़ किसी दूसरे को रिप्रेजेंट, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पर मैंने चेयर, तो उसके बाद फर्नीचर से आगे उसका रेफरेंस चेयर यूज़ कर लूँ, चेयर से फर्नीचर यूज़ कर लूँ, तो दिस इज सेनेक्डकी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ग्राफोलॉजी में देखते हैं कि वो लिख कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। ग्राफोलॉजी कहते हैं इसको। फोनोलॉजी को हमने पहले भी देखा, मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड आल्सो डिस्क्राइब द फॉर्मल रूल्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस। द फोनोलॉजिकल एनालिसिस फोकस ऑन द analyzing sound patterns, utterance of the different words and forming systemic use of sounds in language. In order to know about the meanings, idea, foxes and idiosyncratic behavior in a text. idiosyncratic behavior क्या, अजीबोगरीब किस्म, बाज़ बात वो टेक्स्ट के अंदर अजीबोगरीब किस्म की टेक्स्ट यूज़ कर देता है, वो बहुत ज़्यादा ही अगर सिम्बली यूज़ कर रहा है तो ये idiosyncratic, बहुत ज़्यादा ही मेटाफर या कोई सेनेक्डॉग या ओनोमेटोपिक लैंग्वेज इस तरह की चीज़ यूज़ करेगा, तो आप उसे कह सकते हैं idiosyncratic behavior है टेक्स्ट के अंदर। द फोनोलॉजिकल डिवाइसेज आर एलिट्रेशन। आप फोनोलॉजी में कौन कौन सी डिवाइसेज हैं एलिट्रेशन की, कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है, एक साउंड जो है बार बार, जैसे ड्रम 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 ड्रम, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ तो इट इज़ द एलिट्रेशन। स्प्रिंग्स, साइड साइड, स्प्रिंग साइड, ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ तो जो सा साउंड है बार बार आ रही, कॉन्सोनेंट साउंड या कोई भी ऐसी साउंड जो रिपीटिशन में आ रही, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। ये भी एक डिवाइस है। रेपिटेशन किसी चीज़ का होना, कॉन्सोनेंट की साउंड की रेपिटेशन होना, एसोनेंस वावल साउंड की रेपिटेशन होना, उसे कहते हैं एसोनेंस। ग्रामेटिकल लेवल, व्हाट इज ग्रामेटिकल लेवल? ग्रामेटिकल लेवल को हम दो तरह से देखते हैं। ग्रामेटिकल लेवल किसी टेक्स्ट के अंदर किस तरह होता है, दो तरह पे, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल लेवल, एक होता है सिंटैक्टिक लेवल। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल लेवल में क्या आएगा? मॉर्फोलॉजी में वर्ड, स्लैंग्स, इडियम्स, ठीक है जी, ये मॉर्फोलॉजी है। वर्ड, स्लैंग्स, इडियम्स और माफ, एलोमार्फ्स, ये कैसे बनते हैं, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, ये सारा मॉर्फोलॉजिकल, एक वर्ड का जो एनालिसिस है, वर्ड लेवल पे जो एनालिसिस, लफाज के लेवल पर जो एनालिसिस होता है उसे मॉर्फोलॉजिकल लेवल एनालिसिस कहते हैं। सिंटैक्टिक लेवल सेंटेंस लेवल पे उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फिर देखा जाता है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, नाउन फ्रेज कहाँ है, वर्ब फ्रेज कहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, और ये नाउन फ्रेज कौन सा हिस्सा है, वर्ब फ्रेज कौन सा है, एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है, इंटेंसिफायर कहाँ पे है, ठीक है, मॉडिफायर कहाँ पे है। इन चीज़ों को जब हम उसका एनालिसिस कहते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस लेवल एनालिसिस। Grammatical level include the grammar's part of the speech, clause and phrase used in writing. It helps us to find out the subtleties of time, place and about। ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसे काइंडली थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, लिख लें साथ साथ। आगे आ जाएं। इसके दो हैं, हाँ जी, इसके दो हैं, इसके नीचे इसके, हाँ जी, वर्ड, हाँ जी, वेरी नाइस, हाँ जी, हाँ जी, सेंटेंस का लेंस, स्ट्रक्चर उसका,
हाँ जी, हाँ जी, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, नाउन, बिल्कुल, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। आगे आ जाएं। आगे लिक्सिकल, आगे लिक्सिकल, लिक्सिकल होता है कि स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी यू यूज़ इन योर राइटिंग, जो आप अपनी राइटिंग में स्पोकन लैंग्वेज में जो वर्ड वोकैबुलरी के यूज़ कर रहे हैं वो आपका लिक्सिकल है, ठीक है, वो आपकी लिक्स, वो रिलेटेड है लिक्सिकल, उस लेवल पे जब हम एनालिसिस करते हैं उसे कहते हैं लिक्सिकल एनालिसिस, कि उसने कौन सी वोकैबुलरी यूज़ की है, लिखने वाले ने, बोलने वाले ने किस हद तक वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया है, उसे हम कहेंगे लिक्सिकल। Lexical are total amount of vocabulary items use of the word in a piece of text. Lexical level, it includes the study of individual words and idioms in different linguistic contexts. It involves the study of semantic, word formation and morphology. इसके अंदर चूंकि ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी से भी रिलेटेड होती हैं, मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक से भी रिलेटेड होती हैं, वर्ड की फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, जो सारी फिर लिक्सिकल में आ जाती हैं। लिक्सिकल का मतलब वोकैबुलरी है, तो वो अल्फाज से बनती है। सीमेंटिक्स, अच्छा सीमेंटिक में सेंस नहीं, लेक्सिकल में सीमेंटिक आता है, लेकिन अब हम सीमेंटिक को अलग से पढ़ने लगे हैं। सीमेंटिक एक अलग भी एक फील्ड है ना, कि किसी सेंटेंस को हम उसके मीनिंग वाइज भी देखते हैं। सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज। मीनिंग्स आर जज थ्रू द एनालिसिस ऑफ context, social, individual point of view. Pragmatic is also branch of semantic, which allow, अच्छा हमारे लोग जो हैं वो मीनिंग सिर्फ अगले का यही देखते हैं कि वो बोल रहा है, बस ये गलती बोल रहा होगा, हम सिर्फ अपनी पर्सनल रंजिश से उसे जज कर लेते हैं। Pragmatic is also a branch of semantic which allow us to find out the hidden meanings to the joined by the reader through the environment created by the poet in a poem. यानी जिस वो इन्वायरमेंट में बोल रहा है पोएट, वो उसको भी फिर हमें देखना पड़ता है। बाद बार हम राइटर का बैकग्राउंड भी पढ़ते हैं, भाई ये पोएम उसने लिखी तो क्यों लिखी है, ठीक है, उसका लिखने का मकसद क्या था, वो क्या चाहता था। जॉन कीट ऐसी पोइट्री कर रहा था तो क्या क्यों कर रहा था, शेक्सपियर कर रहा था, हाँ, उसमें हम फाइंड करते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं सिमेंटिक में, इसे कहते हैं सिमेंटिक। मैं सिमेंटिक की बात कर रहा हूँ, प्रैग्मेटिक पे तो अभी गया ही नहीं, अभी उसके बाद जाऊँगा। प्रैग्मेट ये मीनिंग की स्टडी है, पहले आप सुन लें मुझको, फिर ये मीनिंग की स्टडी है। प्रैग्मेटिक और चीज़ है, उस पर मैं बाद में बताता हूँ, वो और चीज़। ये जस्ट हम मीनिंग फाइंड करते हैं कि इसके अंदर क्या मीनिंग है, ये क्या है। सिमेंटिक, पहले वह सिमेंटिक, उसके बाद हम प्रैग्मेटिक पे जाते हैं। मीनिंग्स आर जज थ्रू द एनालिसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सोशल्स एंड इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैग्मेटिक इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ सिमेंटिक, ये भी सिमेंटिक की ब्रांच है, यानी उसमें हम मीनिंग देखते हैं, लेकिन जब उसको एनालाइज करते हैं तो वो फिर प्रैग्मेटिक में आ जाता है। उसमें हम जैसे मीनिंग है वैसे लिख लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं प्रैग्मेटिक के थ्रू, ठीक है। जैसे वो मैंने एक कल लिखा था कि आई ड्रिंक ब्रेड, तो आई ड्रिंक ब्रेड जो है वो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो दैट विल टेल अस दैट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट मीनिंग। Pragmatic is also a branch of semantic which allow us to find out the hidden meanings to be judged by the reader through the environment created by the poet in the poem. यानी फिर वो कंटेक्स्ट पे जब हम चले जाते हैं तो फिर प्रैग्मेटिक मीनिंग हो जाती है। प्रैग्मेटिक अलग से भी आगे डिफाइन किया हुआ, ये भी देख लें। प्रैग्मेटिक इज अ स्टडी ऑफ द इनविजिबल मीनिंग इन द पीस ऑफ टेक्स्ट स्पोकन और रिटन। It discusses how we recognize the invisible meaning in the text. It is a context base of study including linguistic context, thematic context and pre-existing knowledge and physical context of the text. ये तो आपको समझ आ गया होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया। डिस्कोर्स एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ओवरऑल आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने इस सब्जेक्ट को समझना कैसे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। When we concentrate in linguistic description, we focus on the accurate representations of the forms and meaning within the text. ठीक है जी। It also provides us the chance to create a complex interpretations of the simple discourse and simple interpretations of the complex language in order to facilitate the readers. यानी एक बहुत डिफिकल्ट टेक्स्ट है तो आप उसको, उस डिस्कोर्स को बड़ी अच्छी तरह से भी आसान लफ्ज़ों में भी इंटरप्रेट करके दूसरे को समझा सकते हैं। अब बहुत सारी टेक्स्ट ऐसी है, वो आपने मुझे कहा कि वो हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती,
क्योंकि उसका डिस्कोर्स बड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं उसे अपनी लैंग्वेज में आपको बता दूं तो वो सिंपल डिस्कोर्स हो जाएगा, उसे मैं पैराफ्रेज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्राफोलॉजिकल फीचर। ग्राफोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर? देखिएगा, राइमिंग स्कीम होती है जी, हाइफन्स, हिफन्स, बाज बात ना एक डैश सी लगी होती है, उसे कहते हैं हिफन। ये लिख रहे होते हैं ना तो आगे डैश सी लगा देते हैं, वो डैश, वो उसका मतलब होता है हिफन। अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन, इससे हम फाइंड करते हैं कि जो एक बंदा बार बार कैपिटलाइजेशन यूज़ कर रहा है, अनयूजुअल यूज़ कर रहा है, तो वो क्या होती है, वो असल में आपको क्या, कोई चीज़ के बारे में आपकी अटेंशन हासिल करना चाह रहा है, आपको मीनिंग देना चाह रहा है, आपको वाज़े एक्सप्लिसिट करना चाह रहा है, वाज़े मीनिंग देना चाह रहा है, उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन यूज़ करेगा। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, को खास मखसूस वर्ड बार बार यूज़ करेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है तो बार बार कोरोना का जिक्र करेगा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, पंक्चुएशंस, ये सारे ग्राफोलॉजिकल फीचर में आते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज को उसकी ग्राफोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं ना, उसके डिस्कोर्स को, तो उसमें ये चीज़ें, राइमिंग स्कीम, उसमें हाइफन्स जो यूज़ किया, अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन जो यूज़ कर रहा है, पंक्चुएशन यूज़ कर रहा है, स्पेलिंग यूज़ कर रहा है, ये सारे लिख लें, फिर हम इस लेवल पे इसका एनालिसिस करते हैं। फोनोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं? किसी के लिखे हुए को जो वो बोल रहा है, अगर हम उसका फोनोलॉजिकल फीचर को देखना चाहते हैं तो हम उसकी एंड राइमिंग देखेंगे, एलिट्रेशन कितनी दफ़ा यूज़ की है, एसोनेंस उसने कितनी दफ़ा, ओनोमेटोपिक वर्ड कितनी दफ़ा, टोन ऑफ आथर की टोन क्या है, पैसिव है, आथर की टोन क्या है, पैसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है, या वो खुश है या वो परेशान है, ये सारी टोन भी उसकी बता देते हैं। यानी एंड राइमिंग यूज़ कर रहा है, एलिट्रेशन यूज़ कर रहा है, एसोनेंस यूज़ कर रहा है, ओनोमेटोपिक वर्ड यूज़ कर रहा है, टोन ऑफ आथर। एंड राइमिंग मीन, मैं आपसे कहता हूँ ब्रेक, ठीक है, उसके बाद फ्लेम, उसके बाद ट्रैक। अब या एक ही जो एंड राइमिंग स्कीम आ रही है ना किसी चीज़ की, यानी वो सेम आ रही है, सेम बताता हूँ। एंड राइमिंग का मतलब होता है कि सेम साउंड, यानी ऊपर भी और नीचे, जो आप ऊपर लाइन यूज़ की या नीचे लाइन यूज़ की, उनका जो राइमिंग एंड वाला वर्ड है वो सेम साउंड दे रहा है। जैसे मैं सेम कह दूँ, फ्लेम कह दूँ, नेम कह दूँ, ये सारे स्लेम, फ्लेम, नेम, ये सारे सेम साउंड है ना। तो अगर ये सेम साउंड ऊपर और नीचे आ रही हैं किसी की पोइट्री में तो उसे हम कहते हैं एंड राइमिंग। वो एंड राइमिंग कैसे यूज़ कर रहा है पोइट? एलिट्रेशन कितनी यूज़, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी साउंड का रिपीट होना, ठीक है, स्प्रिंग, स्प्राइट, स्पिरिट, इस तरह कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। एसोनेंस होता है, कॉन्सोनेंट्स, एसोनेंट्स क्या मतलब होता है, वावल साउंड का रिपीट होना बार बार। वाक वॉइस, वाक वॉइस अगर आ रहा है, यानी वाक भी वावल है और उसमें वॉइस भी वावल है, अगर ये दोनों सेम आ रही हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये एसोनेंट साउंड है। ओनोमेटोपिक का वर्ड होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वैसी वॉइस जो है वो लिख देना। जैसे मिसाल के तौर पर जो हवा, फ्लटर का मतलब होता है ना फड़फड़ाना, तो फ्लटरिंग, या कौवा जो है वो करता है कै कै, ये उसकी ओनोमेटोपिक साउंड है। ओनोमेटोपिक की, हाँ जैसे वो, हाँ बिल्कुल, ये उसकी साउंड है, ये उसकी ओनोमेटोपिक साउंड है। ओनोमेटोपिक साउंड मीन द नेचुरल साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ नोन एज ओनोमेटोपिक। किसी दरवाजे का, जैसे कोई आप दरवाज़ा खोलते हैं, अब दरवाजे की साउंड जो है यहाँ पे भी ऐसी आती है, अमेरिका में भी ऐसी आती है, जिस जगह पे भी जाएं वहाँ पे सेम ही आती है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज है, वहाँ पे उसको क्रक्स कहा जाता है, क्रक्स, कव्वे की साउंड को कहा जाता है क्रक्स। या हम इंग्लिश में कहा जाता है का एंड फ्लू अवे। हमने पढ़ी थी ना स्टोरी वो उसकी कव्वे की, थ्रस्टी क्रो की। तो थ्रस्टी क्रो में लिखा है कि द क्रो सेड क्रैक एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ गया। अब स्वीडिश लैंग्वेज में इसको कहा जाता है क्रक्स, यानी इसका मतलब है कि ओनोमेटोपिक साउंड भी जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट बनाई हुई है। टोन ऑफ क्रक्स,
CRE जो मैंने आपको सेंड किया ना उसके ऊपर लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। ग्रामेटिकल फीचर, ग्रामेटिकल फीचर क्या है? स्ट्रक्चर एंड लेक्सिकल फीचर्स, वर्ड क्लासेस पार्ट ऑफ स्पीच। यानी ग्रामेटिकल फीचर जब देखेंगे तो देखेंगे कि नाउन उसने कितना यूज़ किया है, इंटरजेक्शन कितना यूज़ किया है, यूज़ ऑफ वर्बल कितना यूज़ किया है, कॉइनेज कितनी की है। कॉइनेज की मीन के नए वर्ड्स बनाए, बाज़ का देखें ना उर्दू से भी इंग्लिश के वर्ड बना लिए जाते हैं। अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस, कॉनोटेशन, कोलोक्वल रेफरेंस और कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। दो चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं, दो अल्फाज को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लब टुगेदर, व्हेन वी आर क्लबिंग 2 or 3 थिंग्स आर नाउन टुगेदर, इट इज नोन एज कंपाउंडिंग। प्रैग्मेटिक फीचर, ये मैंने आपको सिखाना था। डेक्सीज, डेक्सीज, DEIXIS, डेक्सीज लिख लें। What is डेक्सीज? It is some expression that can't be understood without the knowledge of context. ये जो डेक्सीज होते हैं ना, ये डेक्सीज कैंट बी अंडरस्टूड विदाउट द कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। ये आप कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के बगैर नहीं समझ सकते। ये पर्सनल डेक्सीज होते हैं, टेम्पोरल डेक्सीज होते हैं और स्पेशल डेक्सीज होते हैं। हाँ जी, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो बात क्या कर रहा है, कहाँ की कर रहा है। यू नीड टू हैव कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन अ वे टू इंटरप्रेट और understand this expression. It is an expression. These are some expression that can't be understood without the knowledge of context and physical context of the speaker. इसको जरा गौर से देखिएगा। एक होता है पर्सनल डेक्सीज, पर्सनल डेक्सीज, और फिर होता है टेम्पोरल डेक्सीज, फिर एक होता है स्पेशल डेक्सीज। पर्सनल डेक्सीज मीन कि किसी पर्सन से, हुज किसका, हर, हिज, देयर, हिम, दिस, ये है पर्सनल डेक्सीज। और जो टेम्पोरल डेक्सीज है, इसका मतलब लिखें, ये होता है टाइम से रिलेटेड। टेम्पोरल का मतलब लिख लें टाइम, कि टाइम क्या है, हर, हिज, दिस, हिज, यू, ये सारे पर्सनल ही है ना। ये इसका है, ये मेरा है, ये उसका है, ये दोज हैं, ये हर है, ये देयर है, ये हिम है, ये दिस है, ये पर्सनल डेक्सीज। Personal dexes and then temporal dexes. Temporal dexes mean time से related. Till, then, soon, this time, that time, there, here. तो ये जो टाइम से रिलेटेड है इसको कहते हैं टेम्पोरल डेक्सीज। ठीक है, द पॉइंट टू टाइम, जब हम किसी वक्त को बताते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, होल, टिल, देन, सून, टाइम, ये सारे हमारे टेम्पोरल डेक्सी। स्पेशल डेक्सी का लिख लें SPATIAL, स्पेशल। ये वो दूसरा स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है, स्पेशल, SPATIAL। स्पेशल डेक्सीज, दे आर यूज टू पॉइंट आउट लोकेशन, ये लोकेशन पॉइंट आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर SPATIAL, हाँ जी, स्पेशल। ये वो दूसरा स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है, स्पेशल। दे आर, हाँ, ये लोकेशन बताते हैं। इसका मतलब होता है जगह, वक़्त, जगह। ऊपर वाले का वक़्त था, यहाँ इस लोकेशन, लोकेशन। एग्जाम्पल इसकी है वेयर, देयर, हेयर, ये सारे। लें जी, इतना ही काफ़ी है, बाकी थोड़ा सा नीचे रह गई है। तो इंशाल्लाह will come up another assignment on Monday. I'll teach you something related to your course and try my level best to teach you something related to your phonology as well. Phonology और इससे related जो assignment है हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे and we'll learn a lot. And the thing is that you have to do your homework. आपको homework मैं send कर देता हूँ PDF में, आपने कोशिश करनी है उसको पढ़ें, और पढ़ेंगी तो आपको फ़ायदा होगा. So now it's